हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। डाउन टू अर्थ मैगजीन 1 से 15 जून 2021 की आप लोगों के सामने पेज है। टोटल इसके अंदर पेजेस थे 90, बट 90 में से 60 पेज कोविड-19 से रिलेटेड थे। अलग अलग स्टेट्स का डाटा दिया था। मैंने कोविड-19 से रिलेटेड एक भी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड नहीं की है, और वो भी हमारे काम की नहीं थी। उसमें दिखाया था कि पर डे के हिसाब से हर स्टेट में किस किस तरीके से केसेस बढ़े, तो ये हमारे काम का नहीं है। 30 पेजेस हमारे काम के थे, उनको निकाल करके यहाँ लाया हूँ। टोटल 20 स्लाइड्स यहाँ पर बनी हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाउन टू अर्थ मैगजीन हिंदी में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, इसकी पीपीटी वाली जो पीडीएफ है वही आपको अवेलेबल होती है, ओरिजिनल पीडीएफ आपको अवेलेबल नहीं होती है। ओके, तो इन चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल सुनीता नारायण जी के द्वारा लिखा हुआ, इन्होंने कहा है द रियल ऑक्सीमीटर। अब ये आर्टिकल भी हमारे काम का नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि कोविड-19 पैंडमिक के दौरान ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ी, ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, और हमने ये ऑक्सीजन जो है आप देखें तो आर्टिफिशियल तौर पर यूज़ की। हम आर्टिफिशियल तौर पर सिलेंडर में या लिक्विड जो मेडिकल ऑक्सीजन थी, ठीक है, या फिर आपकी कंसनट्रेटर वाली थी, ये सब आपकी आर्टिफिशियल तरीके से हो गई। क्यों ना हम रियल ऑक्सीजन को यूज़ करें, रियल ऑक्सीजन को यूज़ करें। तो बात फोकस कहाँ जा रहा है? फोकस जा रहा है आपका एनवायरनमेंट के ऊपर। अगर पेड़ लगाओगे तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आने वाले ज़माने में। बात समझ में आ रही है? तो उस चीज़ के ऊपर आर्टिकल था, और इसका कोर, जो आर्टिकल का पूरा कोर था वो यही था। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझनी थी कि जो आर्टिफिशियली हम यहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ किए हैं, अगर हम पेड़ लगाते, हम एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान देते, तो हमारा जो ये है वो रियल जो वर्ड है वो ऑक्सीजन से भरा हुआ होता, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं होती, और हम इस तरीके से इनको यूज़ कर रहे होते। तो आर्टिकल के अंदर इतना ही काम का था, इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। कहता नहीं हूँ जनरली मैं, बट आप लोग कर दिया करो। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं डाइजेस्ट। डाइजेस्ट के अंदर यहाँ पर दिया गया था आपको ये 3 लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको दिखाया गया था कि एक ट्रेडर है, एक ट्रेडर आपका वूल मार्केट चला रहा है राजस्थान के अंदर। तो इंडिया इज द 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वूल, पीटी के हिसाब का पॉइंट है, याद रखिएगा। एंड राजस्थान रैंक्स 3rd एमंग द इंडियन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ वूल प्रोडक्शन यूनिट। ये दूसरे पॉइंट को याद रखिए, मत रखिए, लेकिन पहले को याद रखिएगा। इंडिया वूल का 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओके, हाउएवर प्रोक्योरमेंट ऑफ द इंडिजिनियसली प्रोड्यूस्ड फाइबर हैज़ बीन अ शार्प डिक्लाइन। तो अब क्या हो रहा है कि जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड वूल है उसकी डिमांड मार्केट में कम हो रही है। क्यों? क्योंकि एक तो सिंथेटिक वूल आ चुकी है, और दूसरे नंबर पर हम वूल को इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना और ऑस्ट्रेलिया से। तो गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इन इंपोर्ट्स को कम करे और इंडिजिनियसली जो वूल की प्रोक्योरमेंट है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे, ताकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बूस्ट मिल सके। ओके, तो ये PIL स्कीम वगैरह सब इसीलिए तो चला रहे हो, तो फिर इस पर भी फोकस कीजिए। तो ये डाउन टू अर्थ मैगजीन मैंने बताया आपको इसी तरीके से इम्पैक्ट करता है। गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ अब लाएगा ये धीरे धीरे, और इस सेक्टर पे काम होगा। तो यही तो एक मकसद होता है एनजीओ का। ओके, तो उसी को पूरा करने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। पीटी के हिसाब से और मेंस के हिसाब से भी 2 पॉइंट मिल गए कि क्यों हमारी वूल जो है वो डिक्लाइन हो रही है। उसके बाद देखें तो ये आपके सामने आ जाता है, एक क्वेरी निकलती है, आर्कटिक वार्मिंग किस तरीके से हो रही है अर्थ के ऊपर। तो आप देखिए, हाउ मच हैज़ द आर्कटिक वार्म्ड। तो 1971 से लेकर के 2019 तक का डाटा देखें तो टोटल 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड आर्कटिक गर्म हो चुके हैं। इतना टेम्परेचर बढ़ चुका है। पूरी दुनिया का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, लेकिन अकेले आर्कटिक का जो टेम्परेचर है वो 3.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द आर्कटिक वार्मिंग फास्टर। तो ये इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं? 2004 से अगर हम देखें तो द वार्मिंग हैज़ बीन द 30% हायर रेट। तो 30% से बढ़ती चली जा रही है वार्मिंग कंटिन्यूसली। इतनी तेज़ी से वार्मिंग यहाँ पर हो रही है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि जो आपकी सिनो है, सिनो का अल्बीडो ज़्यादा होता है, मतलब वो आने वाले प्रकाश की किरणों को वापस भेज देती है, जिससे कि मेल्टिंग ना हो, एब्जॉर्प्शन ना हो, रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो। अब क्या हो रहा है कि जो वायुमंडल में पॉल्यूशन है वो इस सब को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। जैसे ब्लैक कार्बन है तो इसके ऊपर यहाँ पर जम जाता है, जिसके कारण यहाँ पर उसकी जो रिफ्लेक्शन की दर है वो कम हो जाती है और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। और उसी के कारण दिख रहा होगा कि सिनो कपर्ड आई जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, 80% सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है। बट अगर आप देखें तो अभी कंडीशंस ऐसी हैं कि जो ये रिफ्लेक्शन है ये कम हो रहा है और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण ये मेल्ट हो रहे हैं। और मेल्ट होंगे तो आपको पता है कि वाटर का जो टेम्परेचर वो भी बढ़ेगा, साथ ही आप देखेंगे तो सी लेवल भी राइज होगा। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द वार्मर आर्कटिक। तो ये अभी अभी डिस्कस किया, जैसे कि
यही है। एक तो देखिए आइस का जो कवर है वो 43% तक डिक्लाइन हो चुका है। ओके, पिछले आप देखें तो 40 सालों में। ओके, तो इन 40 सालों में डिक्लाइन दिखाया कि 43% तक आइस शीट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। साथ ही जो पोलार एनिमल्स हैं वो भी, उनके हैबिटेट भी श्रिंक हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहे हैं, इंडिजीनियस पीपल अनेबल हैं फॉर द हंट टू हंट फॉर फूड, और मेल्टिंग आइस कैप्स ऑल्सो ओपन्स न्यू सी रूट्स फॉर एक्सप्लोरेशन। तो ये सब चीज़ें भी आपको मेंस के हिसाब से याद रखनी है। इतना ही डिस्कस करना था। दूसरा एक जो ट्रैकर दिखाया गया था, ये दिखाया गया था कि क्लाइमेट चेंज लिटिगेशंस पर। क्लाइमेट चेंज लिटिगेशंस का मतलब ये है कि एनवायरमेंटल लॉज, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कॉरपोरेट एक्शंस को लेकर के जो मुद्दे कोर्ट में जाते हैं, ऐसे मुद्दे सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिले यूएस में। यूएस में 75%, पूरी दुनिया के 75% मुद्दे यूएस के अंदर हैं जो कि कोर्ट में जाते हैं अगेंस्ट द एनवायरमेंटल लॉज, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और कॉरपोरेट एक्शंस। बात समझ में आई? उसके बाद आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, फिर मिलेगा यूके और बाकी मिलेगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर लिटिगेशंस ज़्यादा फाइल हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये जो आपका क्लाइमेट चेंज लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपकी जो जनता है वो एक्टिव है, वो जनता एक्टिव है और वो जो है एक्टिविज़म की तरफ जा रही है, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जो एनवायरनमेंट को हार्म करेंगी उनके खिलाफ वो खड़े हो रखे हैं। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से, इसका मतलब कुछ कर रही है। दो ही कारण हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से कुछ कर रही है, या फिर गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा काम कर रही है, या फिर ज़्यादा बुरा काम कर रही है। अगर ज़्यादा बुरा काम कर रही है तो लिटिगेशंस की संख्या बढ़ती हुई दिखेगी, अगर अच्छा काम कर रही है तो लिटिगेशंस की संख्या नहीं दिखेगी। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो 50% से ज़्यादा जो लिटिगेशंस हैं वो यहाँ पर फाइल हुई हैं आफ्टर 2015, जब पेरिस क्लाइमेट डील साइन हुई थी। उसके बाद से आपको देखने के लिए मिलेगा कि इतनी सारी लिटिगेशंस एक्स्ट्रा फाइल हुई हैं, 50%। ओके, तो ये सब डाटा है, थोड़ा पीटी के हिसाब से याद रखिएगा। फिर ग्लोबल लेवल पर कुछ 4 न्यूज़ यहाँ पर निकलती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अभी यूके के अंदर 47वीं समिट होने वाली है G7 कंट्रीज़ की, और ये जो एडवांस कंट्रीज़ हैं जैसे यूके है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा एंड यूएस, ये सब मिल करके ये डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से स्टॉप किया जाए इंटरनेशनल फंडिंग फॉर कोल प्रोजेक्ट। कोल प्रोजेक्ट के लिए अब कोई भी फंडिंग लॉन्च नहीं की जाएगी। इस मीटिंग के अंदर ये डिसीजन लिया जाना है। क्यों नहीं आपकी जो फंडिंग है वो रिलीज़ की जाएगी? वो इसीलिए क्योंकि हम जाना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, कोल सेक्टर की तरफ हम अब ध्यान देना नहीं चाहते हैं। अगर हमें अपना जो पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट है प्री इंडस्ट्रियल लेवल का 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लोबल टेम्परेचर को राइज होने से रोकना है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें ये कदम उठाने पड़ेंगे। ओके, तो देयर शुड बी नो ऑयल, गैस और कोल डेवलपमेंट। अब इसके बाद कोई भी ऑयल डेवलपमेंट नहीं होगा, गैस डेवलपमेंट और कोल डेवलपमेंट नहीं होंगे, क्योंकि वर्ल्ड को अगर कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करनी है 2050 तक। तो बात समझ में आई? तो पहली न्यूज़ तो ये है। दूसरी न्यूज़ आपको मिलेगी अंटार्कटिक के अंदर, आपको एक बहुत ही बड़ा, लार्जेस्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसबर्ग टूट करके गिर गया। ये आप देखें तो अंटार्कटिका के रोने आइस शेल्फ से टूट करके गिरा, वीडल सी के अंदर गिरा। इसका नाम था A76। तो ये जो सब मैप पॉइंट से याद रखिएगा, और इसका एरिया था 4320 किलोमीटर। ओके, तो आइसबर्ग का ब्रेक होना ये दिखाता है कि द टेम्परेचर इज़ राइजिंग, टेम्परेचर राइज हो रहा है, इस वजह से आइसबर्ग टूटे हैं, और देयर मेल्टिंग कैन ड्रास्टिकली अल्टर द सी लेवल्स, और सी लेवल भी चेंज होंगे। ओके, तीसरी न्यूज़ ये है कि चाइना ने इशू कर दिया है फर्स्ट ट्रांसफरेबल फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टाम्प। इसका मकसद क्या होता है? फर्स्ट ट्रांसफरेबल फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टाम्प का मकसद क्या होता है? फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट्स अलाउ करते हैं कंपनीज को टू इमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन रिटर्न ऑफ द एडिड फॉरेस्ट एरिया। एक कंपनी आकर के फॉरेस्ट एरिया को ऐड कर देती है, तो हम उस कंपनी को कहेंगे चलिए आपने फॉरेस्ट एरिया लगाया है तो आप थोड़ा सा कार्बन का इमिशन कर लीजिए। इसे देखने के लिए मिलेगा आपको कि 5 क्रेडिट स्टाम्प्स लॉन्च किए गए, जिसके बेस पर 29 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ दी गई है कंपनीज के द्वारा, क्योंकि इन्होंने इतना ही फॉरेस्ट कवर यहाँ पर बढ़ा भी दिया है। इस वजह से हमने इनको इस तरीके की सुविधा प्रदान की कि आप थोड़ा सा कार्बन डाई इमिशन कर सकते हो। ओके, आगे देखें तो यहाँ पर दिखा गया है कि कन्फ्लिक्ट एंड नेचुरल डिजास्टर्स, मतलब दुनिया भर में अलग अलग तरीके के कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं और साथ ही नेचुरल डिजास्टर्स भी आते रहते हैं। उसके कारण आपको देखने के लिए मिलेगा कि 2020 जैसे साल में, जब कोविड-19 के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिला 40 मिलियन पीपल्स का।
ठीक है। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2021 जो कि रिलीज़ की गई इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा, जो कि है नॉर्वेजियन रिफ्यूजन काउंसिल के अंदर, उन्होंने इस चीज़ को बताया। कोविड-19 के दौरान भी आपका जो मूवमेंट हुआ यहाँ पर उसको बताने की बात चल रही है कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हर्ट कर रहा है। उसके बाद इंडिया में क्या चल रहा है, तो इंडिया में ये एक रैंकिंग दी गई है यहाँ पर, और इंडिया की रैंक इसके अंदर 3rd है, और प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म के द्वारा अर्नेस्ट एंड यंग इसके द्वारा दी गई 57 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ पर बात करें तो एक पैनल बनाया गया है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि इस चीज़ को अलाउ करेगा कि नीति आयोग ने जो ग्रेट निकोबार प्लान बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, नीति आयोग का वर्क है कि नॉर्थ ईस्ट को डेवलप किया जाए, नीति आयोग का वर्क है कि आइलैंड का डेवलपमेंट किया जाए, तो उसी के अंदर ग्रेट निकोबार आइलैंड प्लान के डेवलपमेंट को यहाँ पर मंजूरी देने के लिए एक पैनल बनाया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ओके, ऑलराइट, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर समझना है। हाउएवर द EAC एनवायरमेंटल अप्रेजल कमिटी हैज़ ऑल्सो रेज्ड कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इन्होंने ये भी बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो एनवायरनमेंट को तो हर्ट होगा ही। उन्होंने बताया कि ट्री कवर लॉस हो सकता है, सीस्मिक एक्टिविटीज़ आ सकती हैं, सुनामी रिस्क, प्रोएक्टिव वाइल्ड लाइफ को हर्ट हो सकता है ग्रेट निकोबार आइलैंड की। ओके, तो तीसरी खबर आपको यहाँ पर मिलेगी कि हम अफ्रीका से जो चीता का रीलोकेशन कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो 8 चीता यहाँ पर मंगाए गए हैं मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर। तो काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है ये, और 5 मेल हैं और 3 फीमेल चीताज़ यहाँ पर मंगाए गए हैं। और अगर आप देखें तो इंडिया का पहला इंटर कंट्री बिग कैट रिलोकेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया है। क्यों मंगाए जा रहे हैं? क्योंकि 1950s में इंडिया के अंदर एशियाटिक चीता पाए जाते थे जो कि ख़त्म हो चुके हैं, और इसीलिए हम चीता को रीइंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं इंडिया के अंदर। ओके, तो कंजर्वेशनलिस्ट जो हैं उन्होंने यहाँ पर इशूज़ भी उठाए हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें काम करना पड़ेगा। यूनेस्को ने ऐड कर दी हैं 6 साइट्स, इंडिया ने ऐड कर दी हैं 6 साइट्स, 6 प्लेसेस यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। कौन कौन सी हैं? सतपुड़ा है, बनारसी घाट है, मेगालिथिक साइट ऑफ हीरे बैंकल है, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर है, आपको मिलेगा भेदा घाट और लमेता घाट नर्मदा वैली के, और आपको मिलेगा कांचीपुरम के टेम्पल। कुल मिला के मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दी थी, यहाँ पर कार्ड लगा दूंगा, देख लेना। उसके बाद फ्रेमवर्क यहाँ पर कुछ लॉन्च हुए हैं, जैसे आयुष मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट स्टेज में अभी रखा हुआ है ड्रग एंड कॉस्मेटिक अमेंडमेंट रूल्स 2021। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर देखिए कि इंडिया के अंदर आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग को जो सेल करने के रूल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने के रूल्स हैं, उनको थोड़ा सा अमेंड किया जाएगा। ओके, तो पुराना रूल है आपका 1945 का, उसको अमेंड किया जाएगा। जब अमेंड किया जाएगा फिर से देखेंगे। दूसरा, मेघालय गवर्नमेंट ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 लॉन्च कर दी है। 2025 तक मेघालय के अंदर 15% व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, ये टारगेट है। इसके लिए सरकार ने 20,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल भी परचेज़ किए हैं। जम्मू एंड कश्मीर ने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च कर दी है, 2021 से 2030 तक चलेगी, 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगी। ओके, ये चीज़ें हैं। अगली जो मेन चीज़ थी वो थी कलेक्टिव रेस्पॉन्स के ऊपर। कहने का मतलब यह है, इन्होंने कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में दिखाया था, और कलेक्टिव फार्मिंग के ऊपर अलग अलग केस स्टडीज़ दी हुई थी। ज़्यादा कुछ काम का नहीं था, बट कुछ मैंने निकाला है यहाँ से, आप देखिए। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर्स जॉइन हैंड्स का मतलब यह है कि कोलैबोरेट किया इन्होंने टू सर्वाइव द पैंडमिक के दौरान स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर्स साथ मिलकर के आए, और उन्होंने यहाँ पर मेक किया ग्रुप फार्मिंग। याद रखिए, तो उन्होंने मेक ग्रुप फार्मिंग रिलेवेंट अगेन। तो ग्रुप फार्मिंग का इंपॉर्टेंस हमें पता होना चाहिए कि ग्रुप फार्मिंग होती क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो ग्रुप फार्मिंग नाम से ही स्पष्ट है कि विलेज के कुछ लोग साथ मिलकर के फार्मिंग कर सकते हैं। वो अपनी खुद की ज़मीन पर भी कर सकते हैं, वो रेंटेड ज़मीन पर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये ग्रुप फार्मिंग का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके बेनिफिट आपको पता होने चाहिए कि क्या बेनिफिट होते हैं। पहला, एक सिंपल आदमी अगर पूरे खेत को प्लो करता है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए हमें ग्रुप फार्मिंग के अंदर एक लेबर फोर्स प्रोवाइड हो जाती है अच्छी मात्रा में। दूसरा, बैंक क्रेडिट लेने जाएगा एक जना तो बैंक उसको भगा देगा कि हम आपको नहीं देंगे, लेकिन अगर एक ग्रुप क्रेडिट लेने जाएगा तो बैंक उसको आसानी से क्रेडिट देगा। तीसरी चीज़, मोर इन्वेस्टेबल फंड्स एंड स्किल्स यहाँ पर प्रोवाइड होंगी। अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग सुझाव देंगे, अलग अलग आइडियाज़ के ज़रिए आपको अच्छी जो यील्ड है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। ग्रेट बार्गेनिंग पावर हो सकती है गवर्नमेंट के द्वारा और मार्केट के द्वारा।
दोबारा। तो मार्केट अगर एक इंडिविजुअल यहाँ पर कर रहा है काम को और वो अपनी फसल मार्केट में लेकर के गया तो उसकी फसल को किसी भी रेट पर खरीदा जा सकता है, लेकिन अगर ग्रुप गया तो ऐसा नहीं होगा। वेरी हेल्पफुल है स्मॉल फार्मर्स के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं एक साथ मिल करके इस चीज़ को। साथ ही कुड प्रोवाइड दैम द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी प्रोवाइड हो सकती है उन्हें। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब थोड़ा सा समझ जाइए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है आपका कि आपकी जो यील्ड है वो बढ़ गई, जबकि आपका जो इनपुट है वो कम था, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट कम होने के साथ यील्ड बढ़ जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट आता है। केरला के अंदर ग्रुप फार्मिंग की गई और लैंड लीजिंग पर। तो आप देखिए, कैन इट ऑल्सो बी प्रैक्टिस्ड ऑन लीज्ड लैंड? जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। मैंने शुरू में ही बता दिया आपको कि ये किसी भी तरह की ज़मीन पर की जा सकती है। वो आपकी खुद की पर्सनल भी हो सकती है, वो एक कम्युनिटी की भी हो सकती है, या फिर वो प्राइवेट भी हो सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मिली, वॉइस द गवर्नमेंट रिलेक्टिंग टू प्रमोट ग्रुप फार्मिंग। गवर्नमेंट ग्रुप फार्मिंग को प्रमोट करना नहीं चाहती, क्यों? इसका पहला रीज़न ये है कि इसके अंदर आपका पूरी कम्युनिटी को लाभ होगा, ठीक है, एक इंडिविजुअल को लाभ नहीं होगा, ठीक है। तो कम्युनिटी के अंदर अगर आपके स्मॉल फार्मर्स के अलावा जो बिग फार्मर्स हैं वो भी हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको होगा, और जो इंडिविजुअल स्मॉल फार्मर है वो बैक फुट पर चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट इस चीज़ को थोड़ा सा लिटिल अटेंशन पे करती है। दूसरा यह है कि 1960s में हमें ग्रुप फार्मिंग के फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स देखे गए। ग्रुप फार्मिंग सक्सेसफुल नहीं रही 1960s के दौरान, तो इस वजह से गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। बट इसको यहाँ पर हम ऐसा सेकेंडरी जो है वो माना जाता है। इसको कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर ढंग से ध्यान दे, गवर्नमेंट अगर एक बार इसके ऊपर दोबारा से ध्यान दे कि क्यों हमारे एक्सपेरिमेंट फेल हुए, तो उसको नए सिरे से लागू किया जा सकता है। 1960s में सिचुएशंस अलग थी और अब सिचुएशंस अलग हैं, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम किया जाना चाहिए। अगला जो आर्टिकल था वो था आपका सेकंड कमिंग। कहने का मतलब है कि एक है ओडी रिवर या ओडी रिवर, आप कुछ भी कह सकते हो। तो आपकी जो ये ओडी रिवर है ये एक नॉन पेरेनियल रेन फेड रिवर है, 20 किलोमीटर के स्ट्रेच में है। आपको मिलेगी मदानपुर विलेज में इन द सदर्न एज ऑफ ललितपुर टू द जाम्बी डैम। ओके, तो आपको बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर ललितपुर के अंदर ये आपको मिल जाएगी बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट में। हुआ क्या है इसके साथ, तो ओडी रिवर पिछले 20 सालों में बिल्कुल पूरी तरीके से सूख चुकी है, ठीक है। ये सूख गई थी और इसको रिवाइव किया गया। यहाँ किस तरीके से किया गया वही हमें जानना है, उतना ही हमारे काम का था। तो यहाँ पर आप देखें कि 1990s का टाइम था और ये 1990s में आपको पूरी तरीके से सूखी हुई मिलेगी और कंप्लीटली यहाँ पर आपकी सूख गई 2000 तक आपकी ये कंप्लीटली सूख गई। इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हुए। आप देखिए सिल्ट जमा हो गया, सिल्ट जमा हो जाएगा तो रिवर सैलो हो जाती है, रिवर की गहराई कम हो जाती है, रिवर की गहराई कम होने से अलग असर पड़ता है। एंड वाटर वुड नॉट बी होल्ड। ओके, तो सैलो यहाँ पर वाटर जो ये आपकी रिवर है ये हो गई। साथ ही ड्रॉट प्रोन रीजन भी ये अपने आप में बन जाता है। ओके, तो क्योंकि आपका जो उसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं रही, तो अब हमें इस ओडी रिवर को सुधारना था। उसके लिए हमने क्या किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर के अंदर ये रिवर इस तरीके से बहती है, जामनी डैम से लेकर के जाती है इस तरीके से। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक 3 स्टेप प्लान बनाया रिवाइव करने के लिए ओडी रिवर को। पहला काम किया हमने डीसिल्टिंग किया, डीसिल्टिंग ऑफ चेक डैम्स। तो जितने भी डैम्स यहाँ पर बने हुए थे जैसे ये दिख रहे हो आप, तो इन सब की डीसिल्टिंग प्रोसेस की हमने, वहाँ से जो मिट्टी या रेत जमा हो चुका था उसको यहाँ पर हटाया। दूसरा हमने क्या किया, इंक्रीजिंग द रिवर डेप्थ, रिवर की डेप्थ को यहाँ पर कम कर दिया। अब सिल्ट यहाँ से हट जाएगा तो डेप्थ तो अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो डेप्थ ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा होगा और आपका जो ओवरफ्लो भी नहीं होगा। और राइट, और तीसरा हमने यहाँ पर काम किया कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स, हमने यहाँ पर एम्बैंक्समेंट भी बनाने शुरू किए। तो इन 3 काम के जरिए हमने ओडी रिवर को यहाँ पर पूरी तरीके से रिवाइव कर दिया। 10 चेक डैम्स बुल्ड अलोंग द रिवर विल बी डिसिल्टेड, उनको डिसिल्ट किया। द डेप्थ ऑफ द रिवर हमने इंक्रीज़ की और साथ ही हमने ट्रीज़ वगैरह के ज़रिए एम्बैंकमेंट भी करना शुरू किया। ओके, तो ट्रीज़ वगैरह लगाने के ज़रिए आपने एम्बैंकमेंट भी शुरू किया। इस तरीके से हमने ओडी रिवर को रिवाइव किया। इतना ही जानना था, कभी आ गया तो लिख देना कि ये काम करेंगे तो रिवर रिवाइव हो जाएगी। ओके, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक और न्यूज़ यहाँ पर थी,
एक और न्यूज़ आपकी यहाँ पर थी जो कि मैंने आपका मई 2021 का एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर कवर करा दी थी। बेसिकली हुआ क्या है कि डाई अमोनियम फास्फेट जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी को 140% से बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि पहले एक कट्टा मिलता था डीएपी का 1900 रुपये में, और डीएपी के रेट बढ़ गए थे। आप समझिए कि डाई अमोनियम फॉस्फेट के रेट मार्केट के अंदर बढ़ चुके थे, फार्मर्स उसको नहीं खरीद पा रहे थे, तो सरकार ने कहा टेंशन मत लो, हम पैसे देंगे सब्सिडी के रूप में, आप खरीदो। तो 1900 का कट्टा फार्मर को 1200 रुपये का पड़ता है। ओके, तो ये प्राइस क्यों बढ़े? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फॉस्फोरिक एसिड के प्राइस बढ़ गए, अमोनिया के प्राइस बढ़ गए, साथ ही इंपोर्टेड डीएपी के प्राइस भी बढ़ गए। ओके, तो अब ये जो आपने सब्सिडी 140% से बढ़ा दी, इससे कुछ इश्यूज़ भी होंगे। फार्मर एक्सेसिव डीएपी यूज़ कर सकता है, क्योंकि आप देखिए कि 19 दूनी 38, 3,800 रुपये में 2 ही बैग आते अगर सब्सिडी ना होती तो, लेकिन अब 3,800 रुपये में 3 बैग आएंगे और साथ ही 200 रुपये भी बचेंगे। ओके, क्योंकि अब कट्टा 1200 रुपये का है, तो अब वो 3 कट्टा यूज़ कर देगा। बात समझ रहे हो? तो उसी चीज़ को यहाँ पर समझाने की कोशिश हो रही है कि एक्सेसिव डीएपी यूज़ किया जा रहा है। इंक्रीजिंग फिजिकल डेफिसिट भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा। 140% सब्सिडी बढ़ाई है, मजाक बात नहीं है। ओके, तो ये आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर के करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। और मार्च के भी कराए जा चुके हैं, अप्रैल के भी, और डाउन टू अर्थ रेगुलर तौर पर अपडेट होती रहती है। इस वीडियो में इतना ही काम का था, कुछ ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड नहीं की गई थी, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ कोविड-19 के बारे में ही डिटेल दी गई थी। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि था ही इतना और निकल करके भी इतना ही आता है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।